नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने जिसने हिंदुस्तान की पूरी कहानी ही बदल दी। 23 जून 1757, प्लासी की लड़ाई। हम अक्सर सुनते हैं कि ये वो दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, अचानक एक ऐसी ताकत बन गई जिसने हुकूमत के सपने देखने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही कहा। प्लासी सिर्फ मैदान में हुई कोई आम जंग नहीं थी, ये तो एक पूरी क्या कहते हैं सियासी बिसात थी, और इसका असर हिंदुस्तान ने अगली 2 सदियों तक महसूस किया। इसने भारत में ब्रिटिश राज की असल नींव रखी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग और हाँ, धोखे की भी जंग थी। तो आज हम इसी प्लासी की लड़ाई की गहराई में उतरेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर उस दिन हुआ क्या था कि इतिहास हमेशा के लिए पलट गया। हमारी ये चर्चा द बैटल ऑफ प्लासी, जेनेसिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो चलिए खोलते हैं इसकी पर्दे। सबसे पहले बात करते हैं 1756 के बंगाल की। सिराजुद्दौला नए नए नवाब बने हैं। अपने नाना अलीवर्दी खान उनकी गद्दी संभाली है। हाँ, पर सिराज के लिए ये गद्दी कोई फूलों का ताज नहीं थी। वो मुश्किल से 23 साल के थे और उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। बंगाल के कई बड़े जमींदार, सेठ साहूकार जैसे जगत सेठ का नाम बहुत बड़ा था, और दरबार के भी कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। अच्छा, क्यों? कुछ को उनका जरा तेज मिजाज पसंद नहीं था, तो कुछ उनकी नीतियों से खुश नहीं थे। कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर ही उनके कई दुश्मन तैयार बैठे थे। तो घर के अंदर ही मामला थोड़ा गर्म था, और इसी माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी रिश्ते बिगड़ने लगे। मजबूत कर रही थी, और वो भी नवाब से पूछे बिना। सिराज ने इसे अपनी हुकूमत के लिए सीधा चैलेंज माना। हाँ, ये तो जाहिर है। दूसरी बड़ी वजह थी दस्तक। ये कंपनी को मिले हुए ट्रेड पास थे, टैक्स छूट के लिए, लेकिन कंपनी के अफसर इनका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे, धड़ल्ले से। इससे नवाब के खजाने को सीधा नुकसान हो रहा था। अच्छा, मतलब नवाब का पैसा मारा जा रहा था। हाँ, और तीसरा, कंपनी ने सिराज के एक दुश्मन कृष्णदास, उसके परिवार को कलकत्ता में शरण दी थी। नवाब को लगा ये तो सीधी बेइज्जती है, तो ये सब बातें धीरे धीरे माहौल खराब कर रही थी। और फिर मामला इतना बढ़ा कि 1756 में सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर लिया। यहीं पर वो ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी वाली घटना का जिक्र आता है। कहते हैं कि कई अंग्रेज कैदी एक छोटी सी कोठरी में दम घुटने से मर गए थे। हालांकि इस घटना की सच्चाई और कितने लोग मरे, इस पे इतिहासकार आज भी पूरी तरह सहमत नहीं है। पर हाँ, अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ा बहाना बन गया। और इसी का कह लीजिए बदला लेने या अपना दबदबा वापस पाने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपनी फौज लेकर बंगाल आ गया। 1757 की शुरुआत में उसने कलकत्ता वापस छीन लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कलकत्ता जीतने के बाद क्लाइव के इरादे वो और बड़े हो गए थे। अब उसकी नजर सिर्फ व्यापार पर नहीं थी, बल्कि बंगाल की सत्ता पर थी। अच्छा, तो यहीं से कहानी में वो असली मोड़ आता है ना। अब बात सिर्फ नवाब और कंपनी की नहीं रही, बल्कि नवाब के अपने ही दरबार में साजिशें शुरू हो गई। सही पकड़े। यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है। सिराज को हटाने के लिए एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें नवाब के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद लोग शामिल थे। सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर का, सिराज की फौज का मुखिया। मीर बख्शी, सेनापति। अरे बाप रे, सोचिए सेना का मुखिया ही दुश्मन से मिल जाए। हाँ बिल्कुल। और मीर जाफर अकेला नहीं था। बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, जिनका दरबार में जबरदस्त असर था, वो भी इसमें शामिल थे। राय दुर्लभ, जो नवाब के खजाने का मंत्री था। यार लतीफ खान, एक और अहम कमांडर। ये सब सिराज से नाखुश थे और उसे हटाना चाहते थे। एक अमीर सौदागर था ओमी चंद, वो भी इस साजिश का हिस्सा था। वो तो दोनों तरफ से मोल भाव कर रहा था। कमाल है, मतलब घर के ही भेदी। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया फिर? रॉबर्ट क्लाइव, वो बहुत चालाक था। उसने और एडमिरल वॉटसन ने इस अंदरूनी फूट को तुरंत भांप लिया, और उन्होंने मीर जाफर से एक खुफिया सौदा कर लिया। तय ये हुआ कि जब लड़ाई होगी तो मीर जाफर अपनी सेना के एक बड़े हिस्से के साथ चुपचाप खड़ा रहेगा, लड़ेगा ही नहीं। और इसके बदले में सिराज के हटने के बाद अंग्रेज उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। बाप रे।
तो लड़ाई से पहले ही सब तय था। हाँ, दिलचस्प बात यही है, अंग्रेज अपनी जीत के लिए फौजी ताकत से ज्यादा इस धोखे पर, इस साजिश पर निर्भर थे। ये लड़ाई मैदान में लड़े जाने से पहले ही कागजों पर और खुफिया मुलाकातों में जीती जा रही थी। तो अब स्टेज सेट था। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान, भागीरथी नदी के किनारे, कलकत्ता से कोई 150 किलोमीटर दूर। कहते हैं वहां आम के बाग बहुत थे। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, कोई 50,000 सिपाही, 40-50 भारी तोपें, और हाँ, कुछ फ्रांसीसी तोपची भी थे उनकी मदद के लिए। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी फौज, कुल मिलाके शायद 3,000 सैनिक, उसमें भी कोई 800 यूरोपियन, बाकी भारतीय सिपाही। और तोपें मुश्किल से 8-10, वो भी हल्की वाली। देखने में तो लगता था कि मुकाबला ही नहीं है कोई। हाँ, कागज पर तो नवाब की ताकत कई गुना ज्यादा थी। कोई भी देखता तो यही कहता कि अंग्रेज तो बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। क्लाइव को अपनी छोटी सेना से ज्यादा भरोसा मीर जाफर के वादे पर था। लड़ाई शुरू हुई सुबह के वक्त। कहते हैं शुरू में नवाब की तोपों ने कुछ असर दिखाया भी, लेकिन फिर दोपहर होते होते जोर की बारिश आ गई। और ये बारिश, ये बहुत अहम साबित हुई। नवाब की सेना अपने बारूद को ठीक से ढक नहीं पाई। नतीजा, ज्यादातर बारूद गीला हो गया, बेकार हो गया। दूसरी तरफ अंग्रेज ज्यादा तैयार थे। उन्होंने फौरन अपने बारूद और हथियारों को तिरपाल वगैरह से ढक लिया। ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया होगा। बिल्कुल, ये छोटी सी बात लगती है, पर इसने लड़ाई का रुख बदल दिया। गीले बारूद से तोपें कैसे चलती? तो एक तरफ नवाब की तोपें लगभग खामोश हो गई, और दूसरी तरफ वो हुआ जो पहले से तय था। मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खान, जिनके पास नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा था, वो अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ मैदान के एक किनारे बस खड़े रहे, चुपचाप। उन्होंने लड़ने का कोई इरादा ही नहीं दिखाया। सिराज बेचारा बार बार उन्हें हुक्म भेजता रहा, पर वो टस से मस नहीं हुए। ये तो खुला धोखा था। क्या नवाब की तरफ से कोई लड़ाई नहीं फिर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नवाब के कुछ वफादार सेनापति थे, जैसे मीर मदान और मोहनलाल। उन्होंने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ बहुत बहादुरी दिखाई। एक वक्त तो उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया था। लेकिन दोपहर के बाद लड़ाई के दौरान ही एक गोला मीर मदान को आ लगा और वो शहीद हो गए। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा सेना को। सबसे वफादार कमांडर मारा गया। बिल्कुल, मीर मदान की मौत से नवाब की सेना का हौसला एकदम टूट गया। जो थोड़े बहुत सैनिक लड़ भी रहे थे, उनमें भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला को जब ये साफ हो गया कि खेल खत्म हो चुका है, उसके अपने ही लोग दगा दे चुके हैं, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए ऊंट पर बैठकर मुर्शिदाबाद की तरफ भागना पड़ा। और लड़ाई का नतीजा क्या रहा? सैनिक मारे गए होंगे, जबकि नवाब की सेना वो पूरी तरह बिखर गई। सैकड़ों मारे गए या घायल हुए। इसीलिए कई इतिहासकार इसे जंग मानते ही नहीं, वो इसे एक बड़ी साजिश या एक झड़प ज्यादा मानते हैं, क्योंकि असल लड़ाई तो वो तो हुई ही नहीं। ये तो एक सौदा था जो मैदान में पूरा किया गया। तो मैदान फतह करने के बाद सिराज का क्या हुआ? वो बच निकला था? सिराजुद्दौला ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद उसे पकड़ लिया गया और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन, उसके हुक्म पर सिराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बंगाल का नवाब मारा जा चुका था। और मीर जाफर, वादे के मुताबिक उसे गद्दी मिली? हाँ, अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असल लगाम तो क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। मीर जाफर बस एक कठपुतली बनकर रह गया। उसे अंग्रेजों का हर हुक्म मानना पड़ता था। इस जीत से अंग्रेजों को मिला क्या? मतलब नवाब तो उनकी जेब में आ गया, पर और क्या फायदे हुए? फायदे तो जबरदस्त थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सबसे पहले तो पैसा, बेशुमार पैसा। नए नवाब मीर जाफर ने कंपनी और उसके अफसरों को इनाम और हर्जाने के तौर पर करीब 70 लाख रुपए चुकाए। उस जमाने में ये रकम सोचिए कितनी बड़ी होगी। आज के हिसाब से तो ये अरबों में होगी। बाप रे, इतना पैसा! हाँ, इस पैसे ने रातों रात कंपनी की किस्मत बदल दी। जो कंपनी कुछ समय पहले तक कर्ज में डूबी थी, वो अचानक माला माल हो गई। और इसी पैसे से उन्होंने अपनी फौज और मजबूत की, नए हथियार खरीदे, भारत के दूसरे हिस्सों में अपनी ताकत बढ़ाई, आगे की लड़ाइयां लड़ी।
कह सकते हैं कि प्लासी की लूट ने ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का खर्चा उठाया। पैसे के अलावा? पैसे के अलावा कंपनी को पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। नवाब के दरबार में उनका एक रेजिडेंट मतलब एक प्रतिनिधि रहने लगा, जो असल में नवाब पर नजर रखता था और हुक्म चलाता था। तो अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, वो किंग मेकर बन गए थे। और वो सौदागर ओमीचंद, हाँ, जो साजिश में शामिल था, उसे इनाम मिला। हाँ, ओमीचंद की कहानी भी क्लाइव की चालाकी या कहें धोखेबाजी दिखाती है। ओमीचंद ने धमकी दी थी कि अगर उसे पैसा नहीं मिला तो वो पूरी साजिश खोल देगा। क्लाइव ने उसे चुप कराने के लिए 2 संधियां तैयार करवाई। एक सफेद कागज पर असली वाली, जिसमें ओमीचंद का जिक्र नहीं था, और एक लाल कागज पर नकली संधि, जिसमें उसे 30 लाख रुपए देने का वादा लिखा था। एडमिरल वॉटसन ने नकली संधि पर दस्तखत करने से मना कर दिया था, तो कहते हैं क्लाइव ने उसके जाली दस्तखत भी कर दिए। अच्छा। हाँ, बाद में जब ओमीचंद को सच्चाई पता चली तो कहते हैं वो बेचारा सदमे से पागल ही हो गया। ये घटना दिखाती है कि अंग्रेज अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकते थे। तो कुल मिलाकर प्लासी की लड़ाई का भारतीय इतिहास पर क्या असर रहा? इसे इतना अहम क्यों मानते हैं? इसका असर बहुत गहरा था और दूर तक गया। सबसे पहले सियासी तौर पर देखें तो ये भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी निर्णायक जीत थी। इसने बंगाल, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था, उसकी सियासत पर कंपनी का दबदबा पक्का कर दिया। असल में यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई। कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। और आर्थिक तौर पर? आर्थिक तौर पर जैसा हमने कहा, बंगाल के जो बेहिसाब संसाधन थे वो कंपनी के हाथ लग गए। प्लासी के बाद बंगाल की दौलत, उसका बहाव इंग्लैंड की तरफ मुड़ गया। इसे प्लासी लूट भी कहते हैं। इसी पैसे ने न सिर्फ कंपनी को ताकत दी, बल्कि कुछ हद तक ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसे भी रफ्तार दी। भारत धीरे धीरे गरीब होता गया और ब्रिटेन अमीर। और फौजी नजरिए से क्या सबक मिला? फौजी नजरिए से प्लासी ने ये दिखाया कि जंग जीतने के लिए सिर्फ सिपाहियों की गिनती ही काफी नहीं होती। बेहतर ट्रेनिंग, अनुशासन, अच्छी लीडरशिप और हाँ, कूटनीति और धोखा, ये भी बहुत मायने रखते हैं। इसने ये भी साफ कर दिया कि 18वीं सदी के भारत में अंदरूनी फूट, लालच, दल बदल ये कितना आम था और बाहरी ताकतों ने इसका कैसे फायदा उठाया। हाँ, ये बात तो है। और जैसा हमने पहले भी कहा, प्लासी को सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की तरह देखना शायद सही नहीं है। ये कूटनीति की जीत ज्यादा थी, साजिश की जीत थी, मौके का फायदा उठाने की जीत थी। क्लाइव ने फौज से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, बंगाल के दरबार की अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया, नाराज लोगों को अपनी तरफ मिलाया और नवाब को उसी के लोगों से हरवा दिया। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। मतलब बाहर की ताकत ने घर के झगड़े का फायदा उठा लिया। बिल्कुल। और प्लासी ने वो दरवाजा खोल दिया जिस पर चलकर अंग्रेज आगे बढ़ते गए। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। वो फौजी लिहाज से प्लासी से कहीं ज्यादा अहम थी। बक्सर जीतने के बाद तो मुगल बादशाह ने ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए, यानी टैक्स वसूलने का हक। इसके बाद तो कंपनी कानूनी तौर पर भी शासक बन गई और फिर भारत की गुलामी और आर्थिक शोषण का वो लंबा दौर शुरू हुआ। प्लासी उस शुरुआत का पहला बड़ा कदम था। वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी का चोला उतारा और शासक का बाना पहन लिया। तो अगर हम सार निकालें तो प्लासी सिर्फ एक लड़ाई का नाम नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो अहम मोड़ है जहां साजिश और धोखे ने तलवार को हरा दिया। ये वो घटना है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों के एक ग्रुप से हिंदुस्तान के होने वाले शासकों में बदल दिया और भारत की किस्मत पर अंग्रेजी मोहर लगा दी। बिल्कुल, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे अंदरूनी कमजोरियां, आपसी फूट बाहरी ताकतों को हावी होने का मौका देती हैं। और यहीं से एक सवाल भी मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। ये देखते हुए कि प्लासी में ये अंदरूनी झगड़े, ये विश्वासघात, इनकी इतनी बड़ी भूमिका थी। क्या होता अगर उस वक्त भारतीय शासक, अमीर, सेनापति ये सब अपने आपसी झगड़े भुला देते? अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर खड़े होते, क्या तब भारतीय इतिहास की कहानी कुछ और होती? ये सवाल ये हमें उस दौर की सच्चाई और शायद आज के लिए भी उसके सबक को समझने में मदद करता है।